हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट लेंगे। और दोस्तों, ये क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स टेस्ट का 10वां पार्ट को देखने वाले हैं। इस 10वां पार्ट में हम ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और साथ में ये भी बताएंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है ना, तो सिंपली आप इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि आप जो है ना पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट का, और इनके साथ साथ जो है ना सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे डेली ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या करा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया जायगोट या फिर अंडाणु, और ऑप्शन सी शुक्राणु या फिर वीर्य। तो फ्रेंड, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जो है ना जायगोट बनता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो है ना अंडाणु किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में अंडाणु पाई जाती है, सॉरी यहाँ पे जो है ना महिलाओं में अंडाणु पाई जाती है। और दोस्तों, ये जो शुक्राणु होते हैं ना पुरुष में पाई जाती है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों, ये अंडाणु की संख्या कितनी होती है महिलाओं में, तो 2 पाई जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया जूट उद्योग में, या फिर तांबा उद्योग में, या फिर सीमेंट उद्योग में, या फिर एल्यूमिनियम उद्योग में। तो फ्रेंड, ये जो बॉक्साइट एस्क है ना, ये एल्यूमिनियम का है, और इसका उपयोग जो है ना एल्यूमिनियम उद्योग में किया जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको केरल में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर कर्नाटक में, या फिर हैदराबाद में। तो फ्रेंड, ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना, ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। प्रश्न ये कराए कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया शीतल देवी, या फिर काली देवी, या फिर पटन देवी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गौरी देवी। तो फ्रेंड, पटना नगर की जो पालिका देवी है ना दोस्तों, पटन देवी है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैथ का प्रश्न है। प्रश्न ये कराए कि x² + 3x - 5 का विवेचक ज्ञात करे। तो फ्रेंड, जब भी आपसे विवेचक पूछे या फिर विवेक्तर पूछे ना, तो आपको सबसे पहले जानना होगा b² - 4ac, यानी कि इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग विवेचक निकाला जाता है। और दोस्तों, ये जो विवेचक यानी कि जो विवेक्तर होते हैं ना, इसको डी के द्वारा दिखाया जाता है, कैपिटल डी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना होगा एबीसी क्या क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो ए होगा ना, x² का गुणांक जो होते हैं वही ए होता है। और दोस्तों, बी जो होते हैं ना, x का गुणांक यानी कि 3 हो जाएगा। और दोस्तों, सी जो होते हैं ना कांस्टेंट, जो सबसे लास्ट में होते हैं वो आपका सी होते हैं। तो यहाँ पे एबीसी प्राप्त हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है, आपका 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली 3 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -4 गुना a गुना c कर देंगे। तो यहाँ पे a का मान 1 है, और दोस्तों यहाँ पे c का मान देखा जाए तो -5 दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग इसको सोल्व करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 को 4 से गुना करेंगे, तो 5 को 20, और यहाँ पे 1
से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो 29 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो है आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हरा पौधा या फिर मेंढक, और ऑप्शन सी में आपका दिया ग्रासहोपर या फिर सर्प। तो फ्रेंड मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में जो तृतीय उपभोक्ता है ना कौन है, तो यहाँ पे सर्प होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो हरा पौधा होते हैं ना वो आपका क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ग्रासहोपर जो होते हैं ना वो आपका क्या होते हैं, प्रथम उपभोक्ता होते हैं। और ये ग्रासहोपर यानी कि इसे कौन खाते, मेंढक खाते हैं। ये जो मेंढक हो गए ना दोस्तों द्वितीय उपभोक्ता हो गए, और मेंढक को कौन खाते, सर्प यानी कि सांप खाते हैं। इसलिए ये जो सर्प हो गए ना दोस्तों तृतीय उपभोक्ता हो गए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका था चीन देश में या फिर जापान देश में, और ऑप्शन सी में अमेरिका देश में या फिर भारत देश में। तो फ्रेंड मुद्रण तकनीक का विकास जो है ना सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सिविल परीक्षा की शुरुआत किस देश में हुई, तो यही चीन देश में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों कागज का आविष्कार भी जो है ना दोस्तों ये चीन देश में ही सबसे पहले हुआ था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए नामवान प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है। तो फ्रेंड संख्यावाचक विशेषण में क्या होंगे कि जिसमें संख्या का बोध होंगे उसको हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया या फिर थोड़ा या फिर अधिक, और ऑप्शन डी में आपका देखा वाला। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कौन है, तो यहाँ पे 4 है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% प्रश्न आएंगे। प्रश्न ये रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मुंबई शहर में, या फिर दिल्ली शहर में, या फिर कोलकाता शहर में, और ऑप्शन डी में आपका बिहार शहर में। तो फ्रेंड ये जो स्वामी दयानंद जी थे ना, ये मतलब किस शहर में आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना किए थे। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स का प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो वहाँ पे आपको बताना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। तो फ्रेंड यहाँ पे ये प्रश्न आपको बार बार बताते हैं, जब भी दो गो समरूप त्रिभुज रहेगा उनके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एरिया मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, दोनों और जो है यहाँ पे 3 में भी यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा और 4 में भी स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी कि भुजाओं का स्क्वायर कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो सिंपली यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ चुका है, मतलब 9:16, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए, यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे 9:16 दिया हुआ है, मान लिया आप, अगर आपसे पूछा जाए कि भुजा का अनुपात क्या होगा, तो सिंपली जो है ना आप दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा। तो फ्रेंड ये 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 3 का होता है, और ये 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 4 का होता है। यानी कि ये आपका भुजा का अनुपात कितना आ जाएगा, 3:4 आ जाएगा, ठीक है। इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि गोबर गैस एक प्रकार का क्या हुई आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे प्राकृतिक गैस या फिर बायोगैस, और ऑप्शन सी है लकड़ी या फिर कोयला। तो फ्रेंड ये जो गोबर गैस है ना, यह एक प्रकार का बायोगैस है, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गोबर गैस के मुख्य घटक कौन है, ये आपको अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो आप क्या कीजिएगा, तो मीथेन करना है दोस्तों। आपको याद होना चाहिए कि गोबर गैस के मतलब बायोगैस के मुख्य घटक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेन हो जाएंगे। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये जो प्राकृतिक गैस होती है यानी कि जो एलपीजी गैस होते हैं ना, इनका मुख्य घटक कौन होते हैं, तो ब्यूटन होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों ये एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या करा है कि गठबंधन की सरकार की पकड़
प्रशासन पर कैसी होती है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मजबूत या फिर ढीली, और ऑप्शन सी कठोर या फिर अति मजबूत। तो फ्रेंड गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है ना ढीली होती है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि नान काना, यहाँ पे आपको बताना है कि नाना काना साहब का संबंध किससे वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गुरु नानक से या फिर अरस खान से या फिर प्रेम घन से, और ऑप्शन डी है घनानंद से। तो फ्रेंड नान काना साहब का जो संबंध है ना यहाँ पे सिखों के यहाँ पे प्रथम गुरु गुरु नानक से है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अपकर्ष या फिर उत्कर्ष, और ऑप्शन सी है आकर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड एक देश दूसरे देश मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। तो एक देश दूसरे देश को मतलब उत्कर्ष देख के जलता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक देश आगे बढ़ रहा है तो दूसरा देश जल रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिंदु 0,4 स्थित है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कार्तीय तल ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो होते हैं ना आपका एक्स निर्देशांक होते हैं, और ये जो होते हैं ना आपका वाई निर्देशांक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे जो होते हैं ना इसको हम लोग ओ के द्वारा दिखाते हैं, और ये जो होते हैं ना इसका निर्देशांक क्या होते हैं 0,0 होते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये पहला वाला पॉइंट्स जो होते हैं ना वो एक्स निर्देशांक के लिए होते हैं, और ये जो दूसरा वाला पॉइंट्स होते हैं जैसे कि 4 ये वाई निर्देशांक के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है जो ये जो पॉइंट्स है ना 0,4 मतलब किस कौन सा बिंदु पे स्थित है, कौन सा चतुर्थांश में स्थित है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए 0 जो है ना मतलब यहाँ पे है, और यहाँ पे मतलब x के लिए 0 है, और यहाँ पे y के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे y अक्ष पर जो है ना दोस्तों क्या स्थित है 0,4 स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो है ना तो प्रथम चतुर्थांश में, ना तो तृतीय है, ना तो दूसरा, ना तो चौथा चतुर्थांश में, से आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 100% ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। क्या कराएगी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे जनित्र या फिर डायनेमो, और ऑप्शन सी मोटर या फिर एमीटर। तो फ्रेंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले डिवाइस का नाम क्या होता है जनरेटर होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि यहाँ पे जो डीसी यानी कि दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले मतलब युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं डायनेमो कहते हैं, साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद करना है दोस्तों। प्रश्न ये कराए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। तो ये पे ऑप्शन ए में आपको दे विश्व बैंक या फिर WTO या फिर UNO या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था होती है ना WTO होती है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन होती है। और दोस्तों ये WTO का फुल फॉर्म क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% ये भी प्रश्न जो ना पूछे जाएंगे। क्या कराए कि सीता के कितने बेटे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे 3 या फिर 4, और ऑप्शन सी है 5 या फिर 2। तो फ्रेंड यहाँ पे सीता के जो ना 3 बेटे थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सीता किस कहानी के मुख्य पात्र थे। तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र थे, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है एक एक क्वेश्चंस को जो ना आंसर यहाँ पे लाइव चैट में कमेंट कर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इनमें से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एम्पियर या फिर
वोल्ट या फिर ओम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जूल। तो फ्रेंड विद्युत धारा की प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है ना एम्पियर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत विभव या फिर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। और दोस्तों वोल्ट को जो है ना वी के द्वारा दिखाया जाता है। और दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होते हैं, ओम होते हैं। और ओम को जो है ना दोस्तों महो के द्वारा दिखाया जाता है कुछ इस प्रकार। और दोस्तों कार्य का जो एसआई मात्रक होते हैं ना क्या होते हैं, जूल होते हैं। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 6 यहाँ पे आपको बताना है कि 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होंगे। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे दोनों में जो है ना 6 कॉमन है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए में भी और 10 स्क्वायर ए में भी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम लोग जो है ना 6 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर में आपका क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग जानते हैं 6 गुना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 6 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि 400/200 का सरलतम रूप है, यानी कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली आप जो है इसको काट दीजिए, 200 का पारा में 2 टाइम्स में यहाँ पे 400 आ जाएंगे, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि निम्न में से कौन अधातु चमकीला है। तो फ्रेंड ऐसे में जो धातु होते हैं ना वो आपका चमकीला होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधातु है जो चमकीला होते हैं, जैसे कि आपका आयोडीन हो गया, यह एक प्रकार का अधातु है दोस्तों। और अधातु होते भी क्या होते हैं, चमकीला होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि पश्मीना ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको भेड़ या फिर खरगोश, और ऑप्शन सी है शेर या फिर भालू। तो फ्रेंड ये जो पश्मीना ऊन होते हैं ना सबसे महंगा ऊन होते हैं, और ये जो बनाए जाते हैं ना भेड़ मतलब जानवर के रोए से बनाए जाते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि संसार के चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पता है पहला स्थान या फिर दूसरा स्थान या फिर तीसरा स्थान, और ऑप्शन डी है चौथा स्थान। तो फ्रेंड संसार के चावल उत्पादक देशों में जो है ना भारत का दूसरा स्थान में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पहला स्थान में कौन है, तो चीन है, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लाइव चैट में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये करा है कि हिंदी, यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 3 या फिर 4, और ऑप्शन डी है 2 या फिर 5। तो फ्रेंड हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं ना कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि बहुपद 3x-4 का शून्य। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ पे क्या है कि 3x-4 है, यह एक प्रकार का शुद्ध द्विघात बहुपद है। शुद्ध द्विघात बहुपद जो होते हैं ना वो आपका x² प्लस सी के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों आपको बता रहे हैं जो शुद्ध द्विघात बहुपद होते हैं ना वो किस फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे देखिएगा x² प्लस bx प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। तो शुद्ध द्विघात बहुपद में bx वाला नहीं होता है, तो ये शुद्ध द्विघात बहुपद में नहीं है। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो सिंपली जो ना दोस्तों इसको 0 के इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे 3x को ऐसे छोड़ देंगे। और दोस्तों ये -4 जो है ना 0 की तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 3 गुना में ना तो राइट साइड में जाएगा तो बटे हो जाएगा, यानी कि 4/3, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या करा है कि रेटिना पर कैसी प्रतिबिंब बनती है। तो फ्रेंड हमारे आँख में जो रेटिना होती है ना ये इसमें कैसी प्रतिबिंब बनती है, तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनती है। इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। और दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं ना हमेशा उल्टा होती है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है ना दोस्तों हमेशा सीधा होती है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है ना दोस्तों
मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है ना वो उसको मतलब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होती है उसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको अमेरिका का, या फिर भारत का, या फिर चीन का, और ऑप्शन डी में आपको दिया जापान का। तो फ्रेंड यहाँ पे विश्व का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना भारत देश का, इसे आपको याद होना चाहिए दोस्तों। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों संविधान किसने लिखा है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि काशी को किसकी पाठशाला कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको संस्कृति की, या फिर नृत्य की, या फिर नर्तक की, या फिर वादना की। तो फ्रेंड ये जो काशी है ना ये संस्कृति की पाठशाला, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि इनमें में से कौन अपरिमेय संख्या? तो फ्रेंड अपरिमेय संख्या कौन होते हैं? जैसे कि आपका पाई हो गया एक प्रकार का अपरिमेय संख्या, और जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं ना आपका अपरिमेय संख्या होते हैं। यानी कि जो पाई के साथ रहते हैं और जो रूट से बाहर नहीं निकलते हैं ना वो आपका अपरिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रूट 64 ये किसका इसका रूट होता है दोस्तों? ये रूट से बाहर निकल जाता है तो 8 आता है, एक प्रकार का परिमेय संख्या हो गए। इसी प्रकार रूट 81 किसका इसका रूट होता है? तो 9 का होता है, ये भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हो गए। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट 1/49 है, तो यहाँ पे एक है, ये जो एक रूट मतलब एक का वर्गमूल एक ही होता है। 49 जो है ना दोस्तों ये किसका वर्गमूल होता है? तो यहाँ पे 7 का होता है। और दोस्तों ये रूट 21 जो है ना किसी से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि इसका रूट नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मिक्स टेस्ट का मिक्स सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट ले चुके हैं। जो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 30% में से आप पहले से कितना परसेंट का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ दोस्तों SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है इसका भी जवाब जो है ना आपको इस वीडियो में बता देना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना तो आप हमें कमेंट करके बताइए, चाप या फिर चापकर्ण, या फिर व्यास, और ऑप्शन डी है त्रिज्या। ठीक है, और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे वेबसाइट पे जाके अभी तक टेस्ट नहीं दिए है ना तो जल्दी से जाइए दोस्तों, वेबसाइट पे धमाकेदार टेस्ट चल रहा है, फटाफट से जो है ना वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके टेस्ट दे दीजिएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े ना तो सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, 6206 है 076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में 1 से 2 घंटे के अंदर में जो है ना दोस्तों जोड़ दिया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों प्लीज़ दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।